रसायन विज्ञान के आज के क्लास में आज आप लोग को मैं बताऊंगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। और इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी का किस प्रकार से उपयोग होता है, ईंधन सेल क्या होता है, और भी विभिन्न जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था कि विभिन्न प्रकार के सेलों के बारे में, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, इसके पहले के वीडियो में आपको अच्छी तरह से डिटेल दिया गया है उसके बारे में। अब आज की वीडियो में आप लोग को ये बताया जाएगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, उनका क्या यूज हो सकता है, किस तरीके से उनका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के से। तो परिभाषा इसकी ये बनती है कि जब धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में या सक्रियता के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो प्राप्त हुई श्रेणी ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर कुछ धातुएं हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो ए की सक्रियता सबसे ज़्यादा है, बी की सक्रियता उससे कम है, सी की उससे कम है, डी की उससे कम है। तो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है उनमें धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे लिखा जाता है। तो इस प्रकार जो श्रेणी आपको प्राप्त होती है उसे ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये श्रेणी आपको दिखाई गई है। सबसे ऊपर आपको लिथियम है, फिर पोटेशियम, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम। तो ये धातुओं की वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसमें सबसे प्रबल अपचायक जो धातु है वो लिथियम है। ठीक है, अपचायक का अर्थ ये हुआ कि जो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की सबसे अधिक प्रवृत्ति रखती हैं, सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी रखती हैं, उनकी अपचायक क्षमता सबसे प्रबल होती है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में चूंकि लिथियम का स्थान सबसे ऊपर है तो इस कारण लिथियम का जो अपचायक गुण होगा वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, और यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव लिथियम का देखिए यहाँ पे लिखा गया है -3.04 वोल्ट। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि देखो एक बात यहाँ से स्पष्ट है कि किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ही कम होगा, ठीक है, मतलब जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो धातु उतना ही प्रबल अपचायक होगा। तो अब चूंकि ये पूरी श्रेणी आप देख लीजिए, इसमें जो है सबसे ज़्यादा कम वैल्यू जो है, सबसे कम वैल्यू लिथियम की आती है -3.04 वोल्ट। तो ये जो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है लिथियम का वो सबसे कम है, जिसके कारण लिथियम आपका सबसे प्रबल अपचायक माना जाएगा। ठीक है, और इसी तरह देखिए इस श्रेणी में आपको मिलेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इसके पहले हमने आपको बताया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, मतलब किसी भी धातु का जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना होता है तो उस धातु के सापेक्ष हाइड्रोजन, उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0। और उस कंडीशन में आपको इसके पहले के वीडियो में बताया गया था कि जिस धातु का आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उस धातु के अर्ध सेल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम श्रेणी क्रम में जोड़कर गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं। और धारा के जब प्रवाह प्रारंभ होता है तो उसके बाह्य परिपथ में लगे हुए गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप आता है वो उस धातु का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है। तो इसमें जो ये वैल्यूज लिखी गई हैं किनारे आप जो देख रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अलग अलग धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया था और ये प्रायोगिक मान यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक बड़ा होगा, मतलब धनात्मक वैल्यू बड़ी वैल्यू को प्रदर्शित करती है, तो जितना अधिक होगा वो उतना ही दुर्बल अपचायक होगा। ठीक है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है सबसे नीचे रखा गया है, गोल्ड धातु। तो गोल्ड का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक है, तो इसका अर्थ हुआ कि जो गोल्ड का अपचायक गुण है वो सबसे दुर्बल है, मतलब गोल्ड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे
कम है। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब इसमें आप देख सकते हैं अधातुओं के रेडॉक्स युग्मों के मानक अपचयन विभव, मतलब अधातुओं का मानक अपचयन विभव कैसे निकाला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो 0 यहाँ पे दर्शाया गया है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है और देख सकते हैं आप ऑक्सीजन के बाद आपका आता है आयोडीन है, फेरिक है, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ब्रोमीन है। तो ऑक्सीजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आप देखिए यहाँ पे 0.040 दिखा रहा है, और ब्रोमीन आयोडीन, इसके नीचे आयोडीन है, इसका 0.54 है, और फिर ब्रोमीन का आप देखिए यहाँ पे प्लस 1.86 वोल्ट दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से ब्रोमीन चूंकि नीचे है इस श्रेणी में, तो इन सभी अधातुओं में, यहाँ पे जो अधातुएं दिखाई गई हैं, इन सभी अधातुओं में ब्रोमीन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होगी वो इन अधातुओं में सबसे अधिक होगी। ठीक है, और अधातुओं के ही श्रेणी में देखिए यहाँ पे और भी दिखाए गए हैं, जिनको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो पहला लक्षण इसका ये है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का मान जिस धातु के लिए सबसे कम होता है वह प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे ABCD, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लो दे दिया 1.06, इसका दे दिया 1.76, इसका अगर दे दिया 0.34, और इसका मान लीजिए दिया -0.23। ठीक है, अब पूछ दिया इन चारों तत्वों में या चारों धातुओं में सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन सी है। तो जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा इन चारों में, वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। और देख सकते हैं आप कि सबसे कम इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव D का है, तो सबसे प्रबल अपचायक हो जाएगा D, और सबसे ज़्यादा वैल्यू B की यहाँ पे दिख रही है, तो ये सबसे दुर्बल अपचायक हो जाएगा, यानी B। कहा जा सकता है कि D एक प्रबल अपचायक होगा, और इन चारों में एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में किसको माना जाएगा, B को माना जाएगा। अपचायक और ऑक्सीकारक का अर्थ ये हुआ, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, और प्रबल अपचायक किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को तेजी से त्यागते हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से त्यागेगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा, और जो इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से ग्रहण करेगा वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो हैलोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट रखे गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी हैं ये सब ऑक्सीकारक श्रेणी बनाते हैं। और यस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं आपके रखे गए हैं यस ब्लॉक के फर्स्ट ए में और सेकेंड ए में, वो आपके क्या हो जाएंगे, अपचायक माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसके मानक अपचयन विभव का मान सबसे अधिक होगा वह ऑक्सीकारक उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा, या फिर उसको हम एक दुर्बल अपचायक भी कह सकते हैं। मतलब जितना ज़्यादा अधिक होगा मानक अपचयन विभव का मान या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, जिस धातु के लिए जितना अधिक होगा वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा, और जितना कम होगा वो उतना प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, ये पहले दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ये बात है। तीसरा आपका आता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है उसे अच्छा ये देख लो, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की चर्चा हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसको कब हम एनोड बनाते हैं गैल्वेनिक सेल के रूप में, और कब इसको हम कैथोड बनाते हैं। तो जिस धातु का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होगा, मतलब हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव जो होगा उससे कम, अगर मान लो धातु A है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अगर A का मानक अपचयन विभव कम है हाइड्रोजन से, मतलब ये अगर निगेटिव वैल्यू है इसके सापेक्ष, तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, और जो आपका धातु A होगा वो क्या काम करेगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड का काम करेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव, ठीक है,
ये धातु मान लो बी है, अगर हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कम हो जाए बी से, ठीक है, यानी बी का मान लीजिए आ गया +1.23 और इसका मान लीजिए है आपका चूंकि 0.00 ही होता है, तो इसके सापेक्ष ये वैल्यू ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड का काम करेगा, ये आपका कैथोड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा वो किसका काम करेगा, एनोड का। आप चूंकि जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में जो होता है एनोड वो ऋण ध्रुव होता है, ऋण ध्रुव को एनोड बनाते हैं, और जो धन ध्रुव होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये तो हो गया। इसके बाद आपका टॉपिक आता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने की संभावना, ठीक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया स्वतः होगी या स्वतः नहीं होगी, या साम्य अवस्था में कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर चल रही है, तो इन तीनों कंडीशंस के लिए क्या स्पेशली कंडीशन होता है। तो देखिए 3 तरीके की चीज़ें होती हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तीनों में 3 प्रकार की घटनाओं में कोई एक घटना घटित हो सकती है। तीनों घटनाएं क्या क्या है, प्रोसेस या तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, या कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, या तो कोई भी प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में बिलोंग कर सकता है। तो देखिए इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये एक स्लोप है, ढाल है, और इस पे आप इस स्लोप के ऊपरी सतह पर आपने एक बॉल रख दिया, ये गेंद है। आप गेंद को रखने के बाद इनको आपको धक्का नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जैसे ही आप हाथ से छोड़ोगे गेंद को, ये अपने आप स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा गेंद, ठीक है। तो ये जो घटना है जो जिसमें कोई प्रक्रिया एक बार स्टार्ट होने के बाद स्वतः चलने लगे, जैसे ये बॉल एक बार आप रख के छोड़ दिए, ये अपने आप स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, ये प्रोसेस हो गया स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसी प्रकार अगर ऐसे मान लो ऐसे स्लोप है और आपको नीचे से बॉल ऊपर भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा, बार बार इस पे हमें धक्का देना पड़ेगा, ठीक है, बार बार इसको धक्का देना पड़ेगा। और जब आप बार बार इसको इस प्रोसेस पे एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करते रहोगे, तब तक ये प्रोसेस घटित होगा। जैसे धक्का देना आप बंद करेंगे, बॉल फिर वहीं का वहीं या तो रुकेगा, या फिर आप जैसे ही हाथ हटाओगे फिर से ये अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे प्रक्रियाएं जिनको बार कंटिन्यू कराए रखने के लिए, जारी रखने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती, बार बार मुझे कार्य करना पड़ता है, वो प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस माना जाता है, ठीक है। तो देखिए इस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के कॉन्सेप्ट को, यानी किसी भी प्रक्रम को प्रारंभ होने की जो संभावना है वो गिब्स फ्री एनर्जी के द्वारा हम कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अब गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, तो देखिए किसी भी सेल में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई वैद्युत ऊर्जा को ही उस सेल की गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के द्वारा किया गया जो अधिकतम आवश्यक कार्य है, किया गया अधिकतम आवश्यक कार्य ही उस सेल की गिब्स फ्री एनर्जी कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी को अगर डेल्टा जी से प्रदर्शित किया जाता है, अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का निगेटिव मान आता है तो वो प्रोसेस आपका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी का मान किसी प्रोसेस के लिए पॉजिटिव आता है तो जो प्रक्रम होगा वो आपका हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो आपका वो प्रोसेस आपका इक्विलिब्रियम में बिलोंग करेगा, मतलब साम्य की अवस्था में माना जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब डेल्टा जी का जो मान है वो सेल के द्वारा किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होगा, मतलब किसी भी सेल की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना, वो सेल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब कार्य जो सेल के द्वारा होगा उस कंडीशन में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, दैट्स एनर्जी विल बी नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ डेल्टा जी का जो मान है अधिकतम कार्य, चूंकि सेल के द्वारा कार्य हो रहा है तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, और डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू एन एफ इंटू ई के बराबर होगा, ठीक है। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, ई क्या है, सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब साम्य की अवस्था में क्या होता है कि साम्य की अवस्था में जो सेल का वैद्युत वाहक बल है ना वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि सेल में जो कैथोड और एनोड का
जो विभव है जब एक दूसरे के बराबर हो जाए, कैथोड विभव और एनोड विभव किसी सेल में जब एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में सेल अपनी साम्य की अवस्था में आ जाता है। और साम्य की अवस्था में सेल में का जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है वो किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा ही था, ई सेल बराबर क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अगर कैथोड विभव और एनोड विभव बराबर हो जाए तो ये वैल्यू, जैसे मान लो इस कैथोड विभव 5 है, एनोड विभव भी 5 वोल्ट आ रहा है, तो ये 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यानी ई सेल वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। और ये अवस्था क्या कहलाती है? साम्य की अवस्था। तो यहाँ देखो साम्य की अवस्था में ये चूंकि रिलेशन आपने पढ़ा ही है, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपन NF लॉग के, इसी समीकरण को नष्ट समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। नष्ट इक्वेशन, NERST, नष्ट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ई नाट क्या है? ई नाट मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 ATM प्रेशर पर किसी सेल का मापते हैं। ठीक है, तो अगर चूंकि साम्य की अवस्था में ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका 0 बराबर हो जाएगा ई नॉट बराबर माइनस 2.303 RT अपन NF लॉग के। और यहाँ से ई नॉट को हम बराबर के इधर ला सकते हैं, तो ई नॉट बराबर हो जाएगा 2.303 RT अपन NF लॉग के। अब ये ई नॉट की वैल्यू जो है इसमें आप रख दीजिए इस समीकरण में, डेल्टा जी 0 मतलब डेल्टा जी नॉट, ये देखो डेल्टा जी के ऊपर जो 0 लगा हुआ है ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को व्यक्त करता है, मतलब मानक गिब्स फ्री ऊर्जा यानी मानक गिब्स फ्री एनर्जी को ये व्यक्त करता है। तो यहाँ से हम मानक गिब्स फ्री एनर्जी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप इस समीकरण में, तो आपका हो जाएगा माइनस NF 2.303 RT अपन NF, NF से आपका NF कैंसिल हो जाएगा। ये डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस 2.303 RT लॉग के। ये वैल्यू, ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में ये पूछे जाते हैं कि गिब्स फ्री स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का सही समीकरण क्या है। तो ये आप को याद होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी इससे संबंधित प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था डेल्टा जी का मान अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी का मान अगर निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी का मान 0 के बराबर है तो मतलब प्रोसेस विल बी एग्जिस्टेड इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कि अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस आपका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, उसी का उल्टा यहाँ पे होगा। ठीक है, और अगर ई नॉट की वैल्यू निगेटिव आती है तो प्रोसेस आपका हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये किसी भी प्रक्रम के स्टार्ट होने की लिए आवश्यक कंडीशन है। इसके द्वारा हम किसी भी प्रोसेस के गिब्स फ्री एनर्जी के द्वारा देख करके बता सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या वो प्रोसेस आपका इक्विलिब्रियम की अवस्था में बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपकी धातुओं का संक्षारण। देखिए संक्षारण का मतलब क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित जल और ऑक्सीजन के द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। वायुमंडल में जो नमी उपस्थित होती है, नमी, ऑक्सीजन, यहाँ तक कि अगर किसी अम्ल अथवा क्षारक के द्वारा अगर किसी धातु का क्षय हो रहा है तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? कोरोजियन ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं का संक्षारण। इसके अंतर्गत आप उदाहरण आपको मालूम भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, लोहे पर जंग का लगना। तो लोहे पर जंग का लगना एक संक्षारण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। होता क्या है, कैसे लोहे पर जंग लगता है, तो ये प्रक्रम को ध्यान से आप समझना, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो ये लोहे की एक छड़ है, ठीक है, ये लोहे की एक छड़ है, ठीक है, और इस लोहे की छड़ को काफ़ी दिन तक आपने खुले वायुमंडल में इसको आपने रख दिया। ठीक है, इस लोहे की छड़ को आपने वायुमंडल में रख दिया, नमी वायुमंडल में उपस्थित होती ही है। तो वायु के ऑक्सीजन द्वारा,
वायु के ऑक्सीजन द्वारा इस लोहे पर, चूंकि इसका Fe, इस पे जो आयरन होगा वो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेरस आयन में। Fe किस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, धन आयन में, फेरस आयन में। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इस पोजीशन पर ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके सरफेस को छोड़ के हट जाता है, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो आयरन है आपका वो आपका फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, Fe पे 2+ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस आयरन के द्वारा त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह पर गति करना शुरू कर देता है। गति करते हुए जिस किनारे पर जाता है ये, उस किनारे पर, ठीक है, वायु की चूंकि नमी मौजूद है ही, नमी के संपर्क में ये स्थान आता है और वायु की नमी के संपर्क में जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे अपचयन की क्रिया होनी शुरू हो जाती है और ये पोजीशन आपका जो है कैथोड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैथोड बन जाता है और ये पोजीशन आपका एनोड बन जाता है। मतलब अगर जंग लगने की प्रक्रिया को अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है, ठीक है, धातुओं के पृष्ठ पर गैल्वेनिक सेल का निर्माण हो जाता है और गैल्वेनिक सेल के निर्माण होने से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की घटनाएं होने लगती हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है इस धातु के पृष्ठ पर एनोड से कैथोड की तरफ होना शुरू हो जाता है और इसके कारण धातुओं के पृष्ठ पर उपस्थित जो धातुएं हैं वो धीरे धीरे क्षय होने लगती हैं, ठीक है। और देखिए इस प्रोसेस को अच्छी स्पष्ट रूप से यहाँ पे अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया गया। एनोड अभिक्रिया पे क्या होता है, आयरन इलेक्ट्रॉन त्याग करके फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है और कैथोड पर क्या होता है, वायुमंडल की नमी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्साइड आयन में अपचयित हो रही है, ठीक है। इस प्रकार बने हुए जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ठीक है, वो आयन फेरस आयन से क्रिया करके, मतलब ये फेरस आयन, जो फेरस आयन आपने आपके एनोड कक्ष पर बना था वो OH- आयन से क्रिया करके फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और यही फेरस हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की वायु से क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड पुनः अपघटित होकर के हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस पदार्थ का बनना ही जंग लगने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, कंप्लीट करता है। मतलब जो जंग लगा होता है लोहे के पृष्ठ पर वो इसी पदार्थ की परत बननी होती है और फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होना ये एनोड और कैथोड अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही हो पाता है। एनोड पर फेरस आयन बनता है जो हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। फेरस हाइड्रोक्साइड वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड अपघटित होकर के हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जंग के रूप में लोहे के पृष्ठ से जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये जंग लगने की क्रिया से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, धातुओं के पृष्ठ पर जंग लगने की क्रिया से धातुओं को बचाने के लिए हम उस पर या तो अन्य धातुओं की परत चढ़ा देते हैं और यदि कहा जाए तो सबसे बेहतर होता है कि लोहे के पृष्ठ पर जिंक धातु की जब हम परत चढ़ा देते हैं तो जंग लगने से उसको हम काफ़ी लंबे समय तक बचा सकते हैं। तो ये प्रोसेस, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे कंपटीशन के 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है, कि लोहे पर जो जंग लगता है वो किस पदार्थ के बनने से होता है। तो ये ऑप्शन आप याद रखिएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 × NH2O, ठीक है। और जब लोहे के पृष्ठ पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, मतलब संक्षारण की क्रिया से बचाने के लिए जब हम जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं तो ये प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल सेल क्या होता है, जिसको आप लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के भी नाम से जानते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। जब एक प्रकार का गैल्वेनिक शेल होता है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में वैद्युत ऊर्जा और जल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इस सेल में एक पात्र में, देखो इसको फिगर के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ लोगे और भी, ठीक है।
देखिए ये है आपका एक ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखिए ग्रेफाइट की दो छड़ें लगी होती हैं, ठीक है, और इस ग्रेफाइट की छड़ के पृष्ठ पर प्लेटिनम धातु की परत जमा दी जाती है, ठीक है, दोनों पृष्ठों पे, और ये एक गैल्वेनिक सेल के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। एक एनोड कक्ष हो जाता है, दूसरा कैथोड कक्ष हो जाता है। इसके बीच वाले भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन भर देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जब आप प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके, इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है उससे क्रिया होती है हाइड्रोजन गैस की, और ऑक्सीजन की भी क्रिया इस जलीय विलयन से होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन से ये ऑक्सीजन भी क्रिया करता है। मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर अभिक्रियाएं जैसे ही प्रारंभ होती हैं, वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाता है, और यहाँ से हम इस सेल के द्वारा वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें, हाँ, यह एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जिसका उपयोग आप अंतरिक्ष यानों में वैद्युत ऊर्जा और जल की आपूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। इस सेल में एक पात्र में कार्बन के दो सरंध्र इलेक्ट्रोडों को लगाकर उस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में लगा दिया जाता है। दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के मध्य सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन भरा होता है, जो एनोड और कैथोड कक्षों में क्रमशः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया जाता है। जब एनोड कक्ष में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो वह जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। हाइड्रोजन किस में ऑक्सीकृत हो जाता है? जल में ऑक्सीकृत हो जाता है, और कैथोड कक्ष में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर वह हाइड्रोक्साइड आयन में अपचयित हो जाता है। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दिखाई गई है, सेल अभिक्रिया। हाइड्रोजन जो होता है एनोड कक्ष पे, हाइड्रोजन जब आप प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके ये जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। और कैथोड कक्ष में क्या होता है? ऑक्सीजन जल से क्रिया करके किस में अपचयित हो जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन में अपचयित हो जाता है। तो ये इस सेल का संपूर्ण अभिक्रिया का रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि जल का निर्माण हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा तो बनेगी ही बनेगी, मतलब सेल का जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसके द्वारा आप वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और बने हुए जल का उपयोग अंतरिक्ष यानों में पेय जल के रूप में, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इसी जल का उपयोग भी हो जाता है, ठीक है। मतलब अंतरिक्ष यात्री इस सेल से बने हुए जल का उपयोग पेय जल के रूप में करते भी हैं। इसमें देखिए इस सेल का इस प्रकार इस सेल में वैद्युत ऊर्जा के साथ ही जल का भी निर्माण हो जाता है, जिसका पेय जल के रूप में अंतरिक्ष यात्री उपयोग करते हैं। जब इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब तक आप प्रवाहित करते रहेंगे तब तक वैद्युत ऊर्जा और जल का निर्माण होता रहेगा। इस सेल का निर्माण सबसे पहले बैकन नामक साइंटिस्ट ने किया था, बैकन नामक साइंटिस्ट ने किया था, और जिसका सर्वप्रथम उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया। और इस सेल की जो वोल्टता है 0.9 वोल्ट से लेकर के 0.9 वोल्ट इसकी वोल्टता होती है, और इसकी जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी, वो 60 से 70% तक की होती है, ठीक है। तो ये रहा आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खास वीडियो रहा आपके लिए, और ये वीडियो आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए बनती है तो आप उसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स।